प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं प्रोफेसर राजकुमार वर्मा, अतिथि शिक्षक, वाणिज्य विभाग, शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जगदलपुर। आज हम लोग विषय पढ़ने जा रहे हैं एडवांस्ड स्टैटिस्टिक्स, उच्चतर सांख्यिकी। इसमें एक महत्वपूर्ण चैप्टर है गुण संबंध, एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। आइए देखते हैं गुण संबंध किस तरीके से बनाया जाता है, गुण संबंध क्यों बनाया जाता है। व्यावसायिक सांख्यिकी में या उच्चतर सांख्यिकी में एक ऐसा सांख्यिकी माप है जो संख्यात्मक रूप देकर इसका अध्ययन किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये ऐसे गुणों को लाया जाता है जिसका प्रत्यक्ष माप नहीं है। गुण संबंध कैसे निर्धारित किया जाता है, गुण संबंध होता क्या है, कैसे बनाया जाता है, किन किन रूपों में तैयार किया जाता है गुण संबंध, आइए देखते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक सवाल के माध्यम से भी इसको समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, इसमें गुण संबंध कैसे बनाया जाता है, किन किन रूपों में हो सकता है। एक वर्ग के रूप में भी हो सकता है, एक वर्ग नहीं, एक गुणों के आधार पर आपका गुण संबंध तैयार किया जाता है। दूसरा है आपका दो गुणों के आधार पर। तीसरा है तीन गुणों के आधार पर। यहां पर एक गुण, दो गुण, तीन गुण, इसको आप कैसे जानेंगे? सपोज आप एक व्यक्ति के तौर पे देखते हैं, एक व्यक्ति के पास दो तरीके की बातें होती है। हो सकता है मैं एजुकेटेड हूँ, हो सकता है मैं अनएजुकेटेड हूँ। शिक्षा भी है मेरे पास और हो सकता है कि मैं अशिक्षा हूँ, शिक्षा ग्रहण भी नहीं किया पा रहा हूँ, एजुकेटेड एंड नॉन एजुकेटेड। दूसरा भी हो सकता है रोजगार प्राप्त करना और बेरोजगार। इस तरीके से गुणों को आप यहाँ पर एक गुण के माध्यम से, दो गुण के माध्यम से और दो से अधिक तीन गुणों के माध्यम से गुण संबंध स्थापित कर सकते हैं। जब एक गुणों के माध्यम से आप दर्शाते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें एक जो आती है कैपिटल ए, दूसरी बात है वो है स्मॉल ए। कैपिटल ए क्या होगा? जैसे एक व्यक्ति के तौर पे आप देख रहे हैं तो एक इसका गुण हुआ और ये आपका अवगुण हुआ। एक सामान्य भाषा में हम समझे पॉजिटिव और निगेटिव, इन दोनों का योग n होगा टोटल। सपोज इसको मान लीजिए गुण, ये हो जाएगा अवगुण और ये हो जाएगा कुल। ये रही एक गुणों के आधार पर। जब दो गुणों के आधार पर आपको गुण संबंध स्थापित करना हो, इस कंडीशन में आपको 9 वर्ग सारणी की अति आवश्यक है। जब तक आपको 9 वर्ग सारणी नहीं होगा, इसका सॉल्यूशन करना बहुत ही जटिल हो जाता है। जैसे ही आप 9 वर्ग सारणी बनाते हैं, 9 स्क्वायर टेबल, इसका सॉल्यूशन उसी में ही छिपा रहता है, आंसर आप आसानी से निकाल सकते हैं। 9 वर्ग सारणी आप कैसे बनाएंगे? 9 वर्ग सारणी के बारे में आप सभी जानते हैं, 9 स्क्वायर टेबल। 9 स्क्वायर टेबल मतलब 9 वर्ग आपके मिलेंगे। इस 9 वर्ग में आप मान कैसे रखेंगे? मान रखने के लिए कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, दोनों का मल्टीप्लाई, कैपिटल ए कैपिटल बी इज इक्वल टू कैपिटल ए कैपिटल बी। स्मॉल ए इंटू कैपिटल बी क्या हो जाएगा? स्मॉल ए कैपिटल बी। देन कैपिटल ए और स्मॉल बी क्या होगा? कैपिटल ए स्मॉल बी। इसी तरीके से स्मॉल ए स्मॉल बी दोनों का मल्टीप्लाई स्मॉल ए स्मॉल बी। ये जो आपकी आंतरिक है वे आवृत्तियां कहलाती हैं। इन्हीं आवृत्तियों को आप किसी भी तरीके से, चाहे कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी आने के बाद देखें तो इन दोनों का योग ही कैपिटल बी कहलाएगा।
इसी तरीके से स्मॉल बी कैपिटल ए इंटू स्मॉल बी प्लस स्मॉल बी इज इक्वल टू स्मॉल बी। जिस तरीके से आपने तिरछी लाइन को आपने इस बॉक्स को टोटल किए हैं, उसी तरीके से खड़ी लाइन का आप टोटल करते हैं तो ये कैपिटल ए कहलाएगा, ये स्मॉल ए। इन दोनों का योग ध्यान दीजिए, एक गुण जब आपने बनाए थे कैपिटल ए स्मॉल ए इज इक्वल टू एन, इसी तरीके से कैपिटल ए स्मॉल ए ये एक के लिए हुआ, उसी तरीके से ये दूसरे का हुआ, दोनों का योग बराबर होगा एन मान रखने पर। किसी भी एक आवृत्ति मिसिंग आवृत्तियों को ज्ञात करने के लिए भी नववर्ग सारणी को तैयार किया जाता है। इस नववर्ग सारणी के माध्यम से आप कोई भी अज्ञात आवृत्ति ज्ञात कर सकते हैं। आगे चलेंगे, इसको एक सॉल्यूशन के माध्यम से स्पष्ट कर लेते हैं कि आप इसका आंसर किस तरीके से निकालते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, यह आपके बुक उच्चतर सांख्यिकी में एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। उदाहरण क्रमांक फर्स्ट बोलता है निम्न समंकों को एक नववर्ग सारणी में व्यवस्थित करके अज्ञात वर्ग आवृत्तियां ज्ञात कीजिए। मैंने अभी आपको बताया कि जब दो गुण दिए हो इस कंडीशन में नववर्ग सारणी तैयार करते हैं, नववर्ग सारणी के माध्यम से अज्ञात आवृत्ति को आप ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर भी वही क्वेश्चन कर रहा है कि नववर्ग सारणी के माध्यम से अज्ञात आवृत्ति ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बोलता है खर्चीले पिता व खर्चीले पुत्र। पहले आप पढ़ते ही आपको स्पष्ट हो जा रहा है कि एक पिता है, दूसरा पुत्र है। अब एक व्यक्ति के अंदर एक गुण होगा और एक उसका अवगुण भी हो सकता है, पॉजिटिव और निगेटिव। तो खर्चीले पिता एक को आपको मानना पड़ेगा। खर्चीले पिता को क्या मानेंगे आप? बराबर कैपिटल ए। और खर्चीले पुत्र क्या हो जाएगा? खर्चीले पुत्र बराबर कैपिटल बी। दो व्यक्ति है, एक पिता है, दूसरा पुत्र है। तो पिता खर्चा कर रहा है, पॉजिटिविटी में जा रहा है, खर्चा करता है, कोई सोच नहीं रहा है वो, तो खर्चा करता है तो उसको आपने क्या माना? कैपिटल ए। इसी तरीके से कंजूस पिता भी है, तो कंजूस पिता को आप क्या मानेंगे? कंजूसी कर रहा है ये, कंजूस पिता को क्या मानेंगे? स्मॉल ए। तो यहाँ पे कंजूस पुत्र भी है, तो कंजूस पुत्र को क्या मानेंगे? कंजूस पुत्र बराबर स्मॉल बी। क्वेश्चन के माध्यम से आपने कैपिटल ए कैपिटल बी मान लिए जो सबसे बड़ा कठिन कार्य है। यदि आपने कैपिटल ए और कैपिटल बी का निर्धारण कर लिए तो ये मान के चलिए कि आपका 70% सॉल्यूशन यहीं से ही क्लियर समझ आ जाता है। देखिए खर्चीले पिता क्या माने? कैपिटल ए। खर्चीले पुत्र क्या माने हैं? कैपिटल बी। तो कैपिटल ए और कैपिटल बी का मान आपको दिया है 327। देन खर्चीले पिता कैपिटल ए व कंजूस पुत्र स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी इज इक्वल टू 545। देन कंजूस पिता है आपका स्मॉल ए, खर्चीले पुत्र है कैपिटल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी इज इक्वल टू 741। देन कंजूस पिता व कंजूस पुत्र स्मॉल ए स्मॉल बी इज इक्वल टू 235। इस तरीके से आपको जो क्वेश्चन में आंकड़े दिए हुए हैं आपने क्लियर कर लिए हैं, जिसको आप नववर्ग सारणी में मान रखिए। नववर्ग सारणी अभी आपको बताया कि किस तरीके से नववर्ग सारणी तैयार करेंगे आप। नववर्ग सारणी में मान आप कैसे रखेंगे? ध्यान दीजिए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, इन दोनों का योग n हो जाएगा, सॉरी a हो जाएगा। इन दोनों का योग क्या हो जाएगा? स्मॉल a।
इनका योग कैपिटल बी, इनका योग स्मॉल बी, दोनों का योग n कहलाएगा। बताइए कैपिटल ए कैपिटल बी आपके पास है? यस, कैपिटल ए कैपिटल बी इज इक्वल टू 327। ये क्या है? कैपिटल ए कैपिटल बी। देन स्मॉल ए कैपिटल बी है यहाँ पे, स्मॉल ए कैपिटल बी बराबर 741, 741। कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी 545, कैपिटल ए स्मॉल बी 545। अब आपका क्या बच गया? स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी 235। अभी आपका ये अज्ञात आवृत्ति है, ये सभी जब तक नहीं होगा आपका सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं होगा। इन्हीं सबको ज्ञात करना क्या कहलाएगा? अज्ञात आवृत्ति को ज्ञात करना। अज्ञात आवृत्ति के माध्यम से आपको बहुत सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। देखते हैं, बी का योग आ जाएगा आपके पास 327 प्लस 741, क्या होगा आपका? 7 + 1 8, 6 10, 1068। इसी तरीके से 0 8 780, इन दोनों का योग करेंगे प्लस इधर का योग करेंगे तो दोनों का योग क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। देखते हैं इसको टोटल कर दिया जाए तो 7 + 5 12, 3 4 7 872, 5 और 1 6 4 3 7 7 2 9। इन सभी का टोटल करेंगे और इनका भी टोटल करेंगे तो ये इक्वल होना चाहिए। 6 + 2 = 8, 7 + 7 14, 9 9 18, 1848। अब यहाँ पे आपने 9 वर्ग के सारणी के माध्यम से अज्ञात आवृत्तियां ज्ञात किए हैं। जो क्या क्या है अज्ञात आवृत्ति, क्या क्या निकाले? सबसे पहले आपने निकाले हैं कैपिटल ए, तो कैपिटल ए क्या आया? 872। स्मॉल ए क्या है? 976। कैपिटल बी 1068। नेक्स्ट है स्मॉल बी इज इक्वल टू 780। सभी का योग आपने n निकाले हैं, ये क्या है आपका? 1848। इस तरीके से आपको अज्ञात आवृत्ति का मान आपने निकाले हैं। लेकिन इस अज्ञात आवृत्ति को आपने किस नाम से जानते हैं? तो कैपिटल ए बराबर हो जाता है आपका खर्चीले पिता बराबर है 872। इसको आप इस रूप में दे सकते हैं, खर्चीले पिता माने थे आपने कैपिटल ए। इसी तरीके से स्मॉल ए कंजूस पिता का मान आया है 972। आप इसको भी स्पष्ट लिख सकते हैं, कंजूस पिता। कैपिटल बी को आपने खर्चीले पुत्र माने थे, स्मॉल बी को आपने कंजूस पुत्र माने हैं और n बराबर होता है कुल। तो ये है हमारा इस गुण संबंध का एक पहला सवाल, जो 2 गुणों के रूप में था। आगे हम इसके संबंध में और कुछ सवाल पढ़ेंगे जो अति महत्वपूर्ण है। उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझे हैं और प्रयास करेंगे इसको समझने का। थैंक यू।